जहाँ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये एंसेंट हिस्ट्री 6 की क्लास चल रही है और इसमें 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये पार्ट तीसरा है। और इसमें हम जानेंगे आरंभिक नगर के बारे में कि स्थायी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्थायी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और साथियों, अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अगर हमारे वीडियो पर कमेंट नहीं किया है तो जल्द से कमेंट कर दें, और हमारे अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए साथियों, अध्याय 3 के बारे में या पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, ये हड़प्पा की कहानी बताई गई है कि लगभग जो 150 साल पहले क्या होता है कि जो सिंधु सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे मिली है, तो ये सभ्यता मिली है सिंधु नदी के किनारे। अक्सर जितने जो बस्तियाँ मिली है वो सबसे ज़्यादा किस नदी के किनारे मिली है, तो ये सिंधु नदी के किनारे मिली है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा गया और कुछ लोगों ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहा है। और मैं आपको बता दूं ये कैसी सभ्यता है, और ये अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये विश्व की सबसे प्राचीन महान सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता थी, विश्व की सबसे प्राचीनतम महान सभ्यता थी। और ये पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी? जो हड़प्पा सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? पहली नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के लिए अभिलेख मिले हैं, साहित्य ग्रंथ को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे किस सभ्यता में रखा गया है, तो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है। और मैं आपको बता दूं, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। लगभग 400 से 500 संकेत मिले, चित्र मिले, इनके द्वारा क्या होता है उसको दर्शाया जाता था। मगर जो चित्र मिले हैं वो लिखा हुआ है, जो चित्र मिले हैं उनके द्वारा कहानी बताई जाती थी या उनके द्वारा दर्शाया जाता था। और जो सिंधु सभ्यता के मृतभांड या मनके या ईंट पर यू आकार के अक्षर ज़्यादा मिले हैं और मछली के चित्र ज़्यादा मिले हैं। यू अक्षर और मछली के चित्र ज़्यादा मिले हैं। और जो सिंधु सभ्यता की अधिकतर मोहरें थी वो किसकी थी? तो सैलखड़ी की मिट्टी की बनी होती थी, सैलखड़ी की मिट्टी की बनी होती थी। और जो इसमें क्या है, जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लिखने के तरीके पर भी विवाद है। कुछ जगह से बाएं से दाएं मिला है और कुछ जगह से दाएं से बाएं मिला है। दोनों कौन सी शैली के हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रष्टोपन शैली के हैं। कौन सी शैली के हैं? ब्रष्टोपन शैली के हैं। और इनके लिखने के तरीके पर भी क्या है, विवाद माना गया है। तो ये तो थी हड़प्पा सभ्यता की कहानी। अब आइए चलते हैं कि आखिर क्या था, हड़प्पा सभ्यता कैसे मालूम पड़ी। मैंने इसके जो कुछ तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आइए साथ ही चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या कहलाती है, कैसे मालूम पड़ी कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है या किसके द्वारा मालूम पड़ी। तो आइए साथ ही चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कहानी, अक्सर पुरानी इमारतें अपनी क्या बताती हैं, कुछ कहानी बताती हैं। क्या बताती हैं? कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहाँ से बिछाई जा रही? पाकिस्तान में बिछाई जा रही थी। और पाकिस्तान के किससे? तो मैं आपको बता दूं, लाहौर में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर को अचानक, वहाँ के इंजीनियर थे या मजदूर थे, वहाँ को क्या मिला? हड़प्पा की ईंटें मिली। वहाँ पर क्या था, मतलब खंडर टाइप का था, वहाँ से ईंटें मिली। तो ईंटें, वहाँ बहुत सारी ईंटें मिली। और जो खंडर थे वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, बहुत सारी ईंटें, तो उसमें रेलवे लाइन बिछाई जा रही, उसमें यूज कर ली गई। मगर जो जो रेलवे लाइन बिछवा रहे थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने अचानक जो अचानक ईंटें मिली थी वो क्या थी? थोड़ी अलग थी। कैसी थी? थोड़ी अलग थी, थोड़ी ईंटें अलग थी। और जो खंडर मिला था,
और जो वहाँ जो खंडर मिला था उसको इंजीनियर ने देखा और कुछ उसने क्या सोचा कि ये कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पर कोई नगरीय सभ्यता रही होगी, कोई आवास रहा होगा। तो उसने क्या कहा था, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने उनको जानकारी इंजीनियर ने उनको जानकारी दी। और उस समय कहाँ थे वो, तो उस समय जो था वो इंग्लैंड में सिस्टम था, जो पुरातत्व विभाग था उस समय कहाँ था, इंग्लैंड में था। तो जो आधुनिक क्या पड़ता है, जो पंजाब प्रांत था, अब किस में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और उन्होंने सोचा कि ये ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। मैंने बताया था कि बहुत सारी ईंटों का यूज किस में कर लिया गया, रेलवे लाइन में बिछाई गई और बहुत सी इमारतें क्या कर दी गई, नष्ट हो गई। लगभग रेलवे लाइन बिछने के लगभग 80 साल उसके बाद, लगभग 80 साल पहले पुरातत्व विभाग ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। मतलब रेलवे लाइन बिछने के बाद में 80 साल बाद, रेलवे लाइन बिछने के बाद में 80 साल बाद ये स्थान ढूंढा गया था कि इस स्थल में जो पुरातत्वविद थे उनके द्वारा ढूंढा गया कि यहाँ क्या रहते थे। जो खंडर है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। और मैं आपको बता दूं ये कैसी थी, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो विश्व की पहली नगरीय व्यवस्थित सभ्यता थी। आइए साथी चलते हैं। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था, लगभग 4700 साल पहले हुआ था। और जो सिंधु नदी थी और गंगा थी, उनके बीच में, गंगा और सिंधु नदी के बीच में जो मैदान होता है उसे बोला जाता है दोआब क्षेत्र। क्या बोला जाता है, दोआब क्षेत्र। तो वहां से लगभग कितनी बस्तियां मिली थी, तो लगभग 1100 बस्तियां मिली थी। कितनी बस्तियां मिली थी, लगभग 1100 बस्तियां मिली थी। और 1947 में, जब 1947 में खोजा गया था तो लगभग कितनी बस्तियां मिली थी, तो 40 बस्तियां मिली थी। और वर्तमान में खोजा गया है तो कितनी बस्तियां मिली हैं, तो लगभग 1500 बस्तियां प्राप्त हुई हैं, या 1500 बस्तियां मिली हैं। कहाँ पर, सिंधु नदी और गंगा के बीच के क्षेत्र में। और जो नगरीय जो शहर का निर्माण हुआ था वो लगभग कितने साल पहले हुआ था, ये माना जाता है कि 4700 ईसा साल पहले बात है। तो आइए साथियों, ये पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ, कुछ रखना चाहिए। अगर उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं तो उन भवन को नहीं तोड़ना चाहिए और उनकी क्या करानी चाहिए, सरकार द्वारा मरम्मत करानी चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे आगरा का ताजमहल है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, बहुत सारे ऐसी इमारतें हैं जिनकी इनकी सरकार ने क्या की है, सुरक्षा की है। मैंने बताया था आगरा की, जैसे आगरा का ताजमहल है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, और आपका बहुत सारी इमारतें हैं जो उस समय बहुत पुरानी इमारतें हैं ये। तो आइए साथियों, इन नगरों की विशेषता क्या थी, मैं आपको बता दूं इन नगरों की विशेषता क्या थी कि इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय जो पश्चिमी भाग छोटा था, कौन सा, जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। कैसा था, ऊंचाई पर था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले
ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या किया, क्या कहा था, नगर दुर्ग कहा था। क्या कहा था, नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें ऐसी की ऐसी खड़ी रहीं। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की जा करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। जो उस समय जो ईंटों की चुनाई होती थी, आज के दौर में किससे चुनाई हो रही है, आप सीमेंट देख रहे हैं, सीमेंट, रेता, बजरपोर्ट, किसके द्वारा क्या हो रही है, चुनाई हो रही है। इससे क्या होता है कि जो हमारी ईंटें वो कैसी रहे, मजबूत रहे। ये इसीलिए तो चुनाई कराते हैं ईंटों की, सीमेंट बजरपुट से मजबूत रहे। और जो उस समय की ईंटें थी, जो उस समय चुनाई हुई थी, चिनाई या चुनाई एक ही बात है, कैसे करते थे कि जिससे दीवार कैसी रहे, खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, और जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। किसका, प्लास्टर का। इसमें क्या होता था, पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का मतलब होता है कुंतार की परत चढ़ाई गई। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। कितने तरफ से, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। और इसमें पानी भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता, कुएं से निकाला जाता था, और उपयोग के बाद इसे फिर से खाली कर दिया जाता था। और ऐसा माना जाता है, कैसा स्थान था, ये विशिष्ट स्थान था। कैसा स्थान था, विशिष्ट स्थान था। जो आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये स्नानागार है। और आपने हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो मूवी देखी ऋतिक रोशन की, उसमें दिखाया गया है कि जो पूजा हेगड़े जो हीरोइन है उसमें नहा के निकलती है। उसमें दिखाया गया है कि जो मातृ देवी की पूजा होती है तब वो उससे पहले स्नान करती है, वो तब पूजा होती है। और जो उसके चारों तरफ जो स्नानागार था, उसके तरफ चारों तरफ क्या थे, ये कमरे थे। जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेरा माउस का जो एरो देख रहे हैं, ये क्या थे, कमरे थे। ये कमरे थे चारों तरफ। और जो स्नानागार था वो किसके लिए, विशिष्ट किसके लिए था, ये विशिष्ट कुछ अवसर होता होगा, कुछ त्योहार होता होगा, उसके लिए था ये स्नानागार। जैसे हड़प्पा जो आपकी ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदड़ो में क्या होता है, जो हीरोइन होती है वो नहाती है, फिर कहाँ जाती है, पूजा करने जाती है, मातृ देवी की पूजा करने जाती है। तो ऐसा ही कुछ होगा। ऐसी क्या कर सकते हैं हम, कल्पना कर सकते हैं। ये तो नहीं हमने देखा होगा इस चीज के लिए, मगर हाँ, जो चीज मिली है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ, जो कालीबंगा और लोथल से कैसे कुंड में क्या मिला है, अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, किसके, क्या किए जाते होंगे, यज्ञ किए जाते होंगे, कुछ प्रस्थान कार्य किया जाता होगा। ऐसा ही तो होगा, तभी तो यज्ञ किया जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। क्या मिले, भंडार गृह मिले हैं। क्या मिले, भंडार गृह मिले हैं। क्या मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, जो कालीबंगा है, कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं, अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। और कालीबंगा का क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ। और लोथल की खोज किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं, लोथल की खोज किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं, SR राव ने सन 1954 में किसकी की थी, लोथल की खोज की थी। और अमलानंद घोष ने
1952 में किसकी खोज की थी? तो कालीबंगा की खोज की थी। और दोनों नगरों से क्या मिले हैं? दोनों नगरों से क्या मिले हैं? अगन कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अगन कुंड मिले हैं। और यहाँ से बहुत सारी व्यवस्थाएं मिली हैं, जैसे जल प्रबंधन की व्यवस्था भी मिली है। जल प्रबंधन, आंगन को रंगाई कुंड मिला है। जैसे रंगाई कुंड का क्या होता है? कपड़ों पर रंग चढ़ाया जाता होगा, यही तो होगा। आंगन कुंड, यहाँ पर हवन कार्य किया जाता होगा। क्या कहा जाता होगा? हवन कार्य किया जाता होगा। और जो लोथल स्थल मिला है वो उसको क्या बोला जाता था? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसके लिए? अगर पेपर में आया आपके कि लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, तो ये लोथल को कहा जाता है। और यहाँ पर क्या मिले? बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, मतलब अनाज क्या 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 किया जाता होगा? इकट्ठा किया जाता होगा। और आइए चलते हैं, स्नानागार है बता दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि चुनाई होती थी, कैसे होती थी? चिकनी एकदम। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चुनाई इस तरीका से की जाती थी, आप देख सकते हैं, जैसे आज भी की जाती है। और ये कब की बात है? 4,500 पहले की बात है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर क्या होते थे? कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग क्या होता था? स्नानागार होता था। क्या होता था? स्नानागार होता था। और कुछ घरों में क्या होता था? कुएं भी होते थे। क्या होते थे? कुएं भी होते थे। और कई नगरों में क्या होते? कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। जैसे मोहनजोदड़ो में जो वहाँ की सभ्यता के द्वारा पता चला कि वहाँ जो नालियाँ होती थी वो कैसी थी? ढकी हुई थी। और कैसी थी? क्या काटती थी? समकोण काटती थी। जैसे आज के दौर में क्या है, जैसे आप सिटी में जाओ, आप बड़े महानगरों में जाओ, तो वहाँ ऐसा सिस्टम वहाँ है, जो सड़क के बीचों बीच समकोण काटती थी। और पानी क्या होता था? अंडरलाइन नाली होती थी। क्या होती थी? अंडरलाइन नाली होती थी या ढकी हुई नाली होती थी। और ये कब की बात है? 4700 साल पहले की बात है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अब हो रहा है ऐसा सिस्टम। अब भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी नहीं है, ये कैसा है? नगर क्षेत्र में है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में क्या होती थी? हल्की ढलान होती थी, जिससे क्या हो, पानी आसानी से नीचे नाली में क्या हो जा सके या बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नाले में क्या आ जाती थी? मिल जाती थी। आप देखते हैं नाले होते हैं बड़े बड़े, आपने सिटी में देखा होगा कि घर की नाली होती थी, पहले क्या होता था? अंडरलाइन पाइपलाइन बिछाई जाती है और जो घर की नाली होती है उसमें अंडरलाइन पाइपलाइन में जोड़ी जाती है। और वो पाइपलाइन किस में जोड़ी जाती है? जो नाली होती है वो किस में जोड़ी जाती है? बड़े नालों में जोड़ दी जाती है, और पानी क्या हो आसानी से निकल सके। यही तो था होगा ना। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल होते थे, जैसे कूड़ा करकट आ जाए तो उसकी क्या की जाए? सफाई हो सके। जैसे आपने देखा होगा कि गोल ढक्कन सा होता है, उसको निकाला और जो सफाई कर्मचारी होते हैं क्या करते हैं? सफाई करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? सीवर बोलते हैं, सीवर। उसे हटाया और कूड़ा करकट निकाला। यहाँ कहीं पानी बहने लगता है या गंदगी होने की वजह से पानी बहने लगता है, तो क्या की जाती थी? उसकी सफाई की जाती थी और पानी क्या हो आसानी से जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता था। कैसा होता था? योजनाबद्ध तरीके से, मतलब नाप तोल के द्वारा, कि हाँ ये ठीक है, नाली यहाँ से सीधा पानी निकल जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। जैसे आज के दौर में सीसी पड़ती है तो उसमें नाली को देखते हैं कि हाँ ढलान है नहीं है। और वैसे क्या होता था? अब से मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता मिली है, पहले वहां भी ऐसा ही देखा जाता था। और फिर क्या हुई? नगरीय सभ्यता क्या हो गई? जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। और फिर क्या हो गई? फिर ग्रामीण सभ्यता का क्या हुआ? उदय हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि फिर भी हम 4700 साल पीछे हैं। जिस हिसाब से इतनी जागरूक सभ्यता थी, उस हिसाब से लगता है ना हम 4700 साल पीछे हैं।
यहाँ पर बड़े घरों और पिछले अध्याय में बड़े तुम घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे चलते हैं। नगरीय सभ्यता, जैसे आप देख रहे हैं ये नाली आप देख रहे हैं कैसी है जी, आप नाली देख सकते हैं कैसी है, ये आप नाली देख सकते हैं, ये आप ना ये रेड चिन्ह लग रहा है कैसी है, ये नाली देख सकते हैं आप, ये कैसी ढकी हुई है। नगरीय सभ्यता तो मैंने बताया था, जो हड़प्पा सभ्यता थी विश्व की नगरीय सभ्यता और व्यवस्थित सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी या नगर नियोजन सभ्यता थी। देखा, ये देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती थी, मतलब जो सिटी टाइप का कस्बा था। आपने देखा है कि जो मोहनजोदड़ो मूवी आपने देख सकते हैं ना, उसके द्वारा आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ क्या होता था कि दूर दूर से व्यापारी आते थे, अपनी वस्तुएं बेचते थे और दूसरी मूल्यवान वस्तु के लिए क्या दूसरी वस्तु खरीदते थे। उस समय रुपए का चलन नहीं था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें की योजना में जुटे रहते होंगे, मतलब कारीगर तो रहते ही होंगे। यहाँ शासक थे, मतलब जो क्या था, एक शासक भी होगा, राजा भी होगा। यह भी संभव है कि यहाँ शासक के लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, मूल्यवान पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। आपने देखा है जो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो मूवी है उसमें देखते हैं आप कि क्या होता है। मोहनजोदड़ो में क्या लगती है, बड़ी मार्केट लगती है, दूर दूर से लोग आते हैं, मूल्यवान वस्तुएं बेचते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, आभूषण बेचते हैं, आभूषण खरीदते हैं। तो ऐसा ही इसमें दिखाया गया, उसी की कल्पना के आधार पर वो मूवी बनाई गई है। यहाँ के शासक, ये भी संभव है कि शासकों को दूर, ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरें पर जो लिखते थे, जो मोहरें लिखते ही थे। शायद अन्य चीज़ों पर मोहरें लिखते जो बच नहीं पाई हैं। जैसे क्या होता था, मान लो यहाँ से कुछ चीज़ खरीदी मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो की क्या थी, एक मान लो मोहर थी। जैसे ऋतिक रोशन के पास में एक मोहर थी, कौन सी मोहर थी कि उस पर एक सींग वाला क्या होता था, हिरन होता था। वो खास मोहर थी, क्या थी, खास मोहर थी। तो उसके द्वारा उनको एंट्री मिलती थी और प्लस उस पर छापा लगता था। क्या लगता था, उस पर छापा लगता था। वो माल कैसा होता था, सील हो जाता था। कैसा हो जाता था, सील हो जाता। मिट्टी की मोहर लगती थी। किसकी मोहर लगती थी, मिट्टी की मोहर लगती थी और माल सील हो जाता था, जिससे कोई बीच में उसको खोले ना और क्या पहुंच जाए, व्यवस्थित तरीके से दूसरी जगह जहां जा रहा है वहां पहुंच जाए। यही तो था होगा। जैसे अब क्या है, आपने देखा होगा कि टैप लग के आता है, ऊपर से क्या लग के आती है, मोहर लग के आती है, सील लग के आती है, तभी तो मालूम पड़ता है कि हाँ माल होके आया है। अगर सील लग के नहीं आया, टैप लग के नहीं आया, ऐसे ही मतलब आए, तो माल ये लगेगा कि कहीं से किसमें क्या कर लिया, चुरा लिया गया है। यही तो होगा। जैसे कोई प्रोडक्ट आता है, लैपटॉप आता है, मोबाइल आता है, तो उसमें जो डिब्बा आता है, बॉक्स आता है, उसमें कि अगर 10 मोबाइल है तो 10 मोबाइल के क्या हो रखे होंगे, उसमें स्कैन हो रखे होंगे और स्कैन नंबर उस पर जो पेटी होती है उस पर बाहर लगे होंगे कि इतने सेट है इसमें और इतने नंबर के इतने सेट है। अगर वो मोबाइल में स्कैन हो रखे लिस्ट नहीं लगी होगी आपकी, या आपके मोहर नहीं लगी होगी, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि माल कंप्लीट है? नहीं मालूम पड़ेगा ना कंप्लीट, ये मालूम पड़ेगा कि माल कैसा, अनकंप्लीट है। तो ऐसा ही था, जो व्यापारी लोग थे माल ले जाते थे और क्या लग के जाती थी, मोहनजोदड़ो से मोहर लग के जाती थी कि माल कंप्लीट आपका, आप ले जाए। इसके अलावा आइए हम चलते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी रहते थे। शिल्पकार का मतलब कारीगर, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों और किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे।
लोग लंबी यात्रा भी करते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले, जैसे जिनसे बच्चे क्या होते थे, खेलते होंगे, ऐसा ही लगता है। ये आप देख सकते हैं, क्या ये मोहनजोदड़ो का क्या ये कुआं है, और सबसे ऊपर क्या है, ये आप जिस नाली है, ये क्या है, ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं नाली है, ये ढकी हुई है। और फिर क्या है, नीचे हड़प्पा की, ये क्या है, हड़प्पा की क्या है, ये मोहर देख सकते हैं। और ये मोहर किस में दिखाई गई है, ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदड़ो में, उसमें भी मोहर दिखाई गई है। और ये क्या है, आप मिट्टी की खिलौने देख सकते हैं। और जो मिट्टी है वो एक खास मिट्टी हो गई, ऐसा लगता है। कैसी मिट्टी होगी, जो खास मिट्टी होगी। और ये कैसी मिट्टी थी, जो खिलौने बनाए जाते थे, ये मिट्टी जो खिलौने बनाए जाते थे, जैसे आपके दौर में देखा है, जो दिया होता है, पुरवा होता है, उसको मिट्टी में पकाया जाता है। तो वैसे क्या होता था, जो खिलौने होते हैं उनको मिट्टी में पकाया जाता था। क्या था, मिट्टी में पकाया जाता था। और वो फिर कैसे आकार हो जाते थे, ऐसे आकार में पॉलिश की जाती होगी, फिर कितना एकदम खूबसूरत आकार में देख रहे हैं आप। नगर में रहने वालों लोग की लोग सूची बनाइए। क्या तुमने कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? आइए अब चलते हैं नगर और नए शिल्प। जो मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनको बाट का इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि वहाँ की जो बाट थे, जो बाट थे वो कैसे थे, जो बाट थे वो कैसे थे, वो घनाकार के थे। और उस समय जो मापने के लिए, किसी बस चीज को नापने के लिए क्या होता था, मतलब किसी उसको नापना है तो मापन के लिए क्या करते थे, फुट और क्यूरिक का, जो उस समय, इस समय फुट का प्रयोग होता है, उस समय भी फुट का प्रयोग होता था और क्यूरिक का प्रयोग होता था। किस समय, हड़प्पा सभ्यता के टाइम में। और निचले स्तर पर दो विभाजन प्रणाली यूज होता था, और ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली यूज होती थी। जैसे 1 किलो, तो ऐसा तो है नहीं, एक लिखकर फिर दशमलव लगाया, फिर 0 0 लगा दिया, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो थोड़ी होता है। 1 किलो हो गया, 1000 ग्राम हो गया, 1 किलो हो गया कंप्लीट। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर एक 0 लगाया फिर रोके कि 1 किलो हो गया। और द्विविभाजन पर क्या होता था, निचले स्तर पर दो विभाजन प्रणाली होती थी, जैसे 1 किलो का आधा किलो भी बाट होता था। और जो पत्थर होते तो कैसे होते थे, इन्हें चाट पत्थर से बनाया जाता था। किससे बनाया था, चाट पत्थर से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया जाता था, मैंने आपको बताया। और आए अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। प्रातःविदों को जो चीज़ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, वो ही लिखा है। यहाँ से सबसे जो यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं, दे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं क्या है, ये जो मनके हैं, और बाट भी, ये बाट देख सकते हैं, और फलक देख सकते हैं, ये फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी, पत्थर की मोहरें। क्या बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे, जिन पर क्या होते थे, जानवरों के चित्र होते थे, जो आप देख सकते हैं। क्या ये इस पे क्या है, जानवर का चित्र है, ऐसी ये मोहर है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन पे क्या होती थी, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पे किस, जो लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, लाल मिट्टी का मतलब क्या होता है, जैसे बर्तन बनाया, कोई मटका बनाया, मलसा बनाया, उस पे क्या होती थी, काले रंग से क्या होती थी, खूबसूरत डिजाइन करते थे उस पर। कैसी, जैसे आज देख सकते हैं जिसमें दही जमता है, मट्ठा मक्खन जमता है, आप मलसा जिसे क्या बोलते हैं, शुद्ध भाषा में मलसा बोलते हैं। यार घर घर होगा यार, जिनके घर दूध मट्ठा दही चलता है उनके घर मलसा होगा। उस पर क्या होगी कि मलसा कैसा होगा, लाल रंग का होगा, जिस पे क्या होता है, गेरुआ कलर होता है। और या उस पर क्या होता है
के अच्छे से पक जाता है तो मिट्टी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और उस पर कैसी डिजाइन होती है, आपने देखा होगी काले रंग से डिजाइन होती है। ये आज भी होती है और पहले भी होती थी। और ये देखते हैं मध्य में बाएं मन के, इसमें से कई कार्नियल पत्थर से बनाए जा गए थे। पत्थरों को काटकर तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये देख सकते हैं, ये पत्थर कौन सा पत्थर था, ये कार्नियल पत्थर था। और इसको क्या होता था, बीच में क्या होता था, इसको पहले चिकना कर पतला कर इसमें क्या किया जाता था, छेद किया जाता था। और फिर क्या हो सके, इसकी माला बनाई जा सके, क्या हो सके, माला बनाई जा सके। और उसमें क्या होता था, फिर धागा डालकर माला बनाई जाती थी, मैंने बता दिया आपको। और मध्य में पत्थर के धार फलक है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसमें क्या है, जो वस्त्र दिखाया जा रहा है उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो मूर्ति बनाई गई है उसमें क्या बनाया गया है कि वस्त्र दिखाया जा रहा है। उसमें क्या दिखाई गई है, ये डिजाइन दिखाई गई है। कैसे, क्या दिखाई गई है, ये डिजाइन दिखाई गई है कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति है। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले, लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके कुछ मिले हैं। कैसे मिले, चिपके मिले हैं। पकी हुई मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। क्या, जो वहां से मान लो कुछ चांदी के आभूषण होंगे जिसमें क्या होगा, जिसको कपड़े में लपेट कर रख दिया होगा, कैसा होगा, जिसमें कपड़े को लपेट कर रख दिया होगा और वो सालों तक क्या ऐसे ही ढके रह गए, या कोई बाढ़ आ गई या मान लो कैसे भी जैसे हो, क्या हो गई, सभ्यता नष्ट हो गई। और मान लो उन्हें ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पर क्या चांदी के वो कपड़े, जो आपके क्या चांदी की आभूषण हमने कोई सूत के कपड़े में लपेट कर रखे हैं, ऐसा हो सकता है। तो क्या मिले, कुछ जो चांदी के जो आभूषण मिले उनमें क्या मिला, चांदी, उसमें सूत के क्या मिले हैं, सूत के क्या मिले हैं, सूती कपड़े के क्या मिले हैं, संकेत मिले हैं। और जो फैंसी से बनी तकलियां सूत कताई का क्या देती हैं, संकेत देती हैं। ये चलते हैं। इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए क्या करे, खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ये तो वही दिखा रहा है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हमें ये तो चलो हटाओ। अच्छा, ये फैंसी क्या है आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये फैंस है। और ये क्या है, शंख है। ये क्या है, शंख है, अलगी तौर पर कैसा, ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं ऐसे शंख। पत्थर तथा शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, किस में तैयार किया जाता है, बालू जो रेता होता है और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती है। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। कैसी परत चढ़ाई जाती है, चिकनी परत चढ़ाई जाती है। और चिकनी परत के रंग पर क्या होता है, नीला या हल्का समुद्री हरे रंग होते थे, या हरे रंग चढ़ाते थे। और फैंस से मन के चूड़ियां वाले तथा छोटे बर्तन बनाए जाते थे। किसी इससे क्या बनाए जाते थे, जो फैंस है क्या है, जो स्फटिक पत्थर है कि चूड़ से क्या बनाए जाते थे, फैन से मन के बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी और बाले बनाए जाते थे। जो बाली, नाक की बाली होती है उसको बनाया जाता था। और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जैसे आज के दौर में देखते हैं आप, क्या जो चूड़ियाँ होती हैं कैसी होती हैं, डिजाइनदार होती हैं, उनमें कितने तरीका के रंग मिलाए जाते हैं कांच में। तो वैसा ही ये है। और उसके
ऐसा माना जाता है कि चूड़ियाँ बनाई जाती हूँ, किसकी बनाई जाती थी, स्फटिक पत्थर के चूड़ को गोंद में मिलाकर बनाई जाती थी। जैसे इस समय बनाई जाती, कैसी जो हमारी जैसे कंगन बनाए जाते हैं उस पर कितनी डिजाइन की जाती हैं, या आपकी जो चूड़ियाँ होती हैं कितनी डिजाइनों में आती हैं, आप देख सकते हैं कितने कलर होते हैं, काले पीले नीले हरे, बहुत सारे कलर होते हैं। अच्छा, कच्चे माल की खोज, जब हमें कोई चीज़ बनाना हो तो कच्चे माल की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो कच्चे माल की खोज कैसे और कहाँ कहाँ से आता था माल। जैसे कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उत्पादन करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे ये धान है या मक्का है, मक्का से क्या बनना है, पॉपकॉर्न बनना है। किसान आदमी क्या होता है, मक्का बेचता है, मक्का मान लो कंपनियों में जाती है, उसको क्या होता है भून के विशेष तरीके से क्या बनाया जाता है, पॉपकॉर्न आता है। और वही चीज़ क्या होती है, जो उसकी कीमत क्या हो जाती है, फिर चौगनी अठगनी हो जाती है, वही चीज़ क्या हो जाती है, महंगी होके आ जाती है असेंबल होके दोबारा। तो उस समय क्या था, जैसे सूत काट, जो क्या होता था, कपास की खेती होती होगी तभी तो सूत पैदा होता होगा, तभी तो सूती कपड़े बनते होंगे या मखमल के कपड़े बनते होंगे। ऐसा ही तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं सूत का जो कपास थी वो किसी जगह गड्ढा मिल गया, उसकी खान मिल गई। अरे खान तो कहाँ उसकी मिलेगी, चांदी की मिल सकती है, सोने की मिल सकती है। ये क्या होता है, कच्ची धातुएं मिलती हैं और उसको क्या किया जाता है, फिर विशेष तरीके से उनका परीक्षण किया जाता है, अलग अलग निकाला जाता है, तब होके क्या होता है, माल तैयार होता है। जैसे धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहा जाता है, मैंने बताया था आपको। जिससे क्या होता है, कताई बुनाई करके कपड़े तैयार किए जाते थे। क्या किया जाता थे, कपड़े तैयार किए जाते थे। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं से मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का कि दूर दूर से क्या करते थे, आयात करते थे। क्या करते थे, आयात करते थे। क्या करते थे, आयात करते थे। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो आयात होता था खेतरी का, राजस्थान से होता था। खेतरी मतलब तांबे का। और कोलार, जो कर्नाटक की जो खान है कोलार, उसमें सोने का आयात होता था। और खेतरी राजस्थान में पड़ता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से तांबा होता था। और बदस्का ये कहाँ पड़ता है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। इसमें क्या होता था, यहाँ से चांदी लाते थे, टिन लाते थे। टीन जानते हैं, टीन। और एक लाजवर धातु, ये समझ में नहीं आती क्या थी लाजवर धातु, इसका भी आयात क्या करते थे, ये बदन इनका आयात करते थे। किस किस का आयात करते थे, तांबा का, सोना का, चांदी का, टिन का, लाजवर का। और निर्यात क्या करते थे, तो ये सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। हाथी की दांत की वस्तुओं का निर्यात करते थे, एक विशेष प्रकार से बनाई जाती थी। जैसे हाथी की कंघी, हाथी के दांत की सुई बनाई जाती थी। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी हाथी के दांत से। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार ये किसके समकालीन था, तो मैं आपको बता दूं, ये मेसोपोटामिया के समकालीन था। सबसे ज़्यादा व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। और वहाँ से क्या मिला, एक अभिलेख मिला है। क्या मिला है, अभिलेख मिला है। कहाँ से, दिलमुन अभिलेख मिला है फारस की खाड़ी से। क्या मिला है, फारस की खाड़ी से। और वो ये बताता है कि मेसोपोटामिया को जो जगह से क्या होता था, और किस दो जगह से क्या मिली है, हड़प्पा की मोहरें लगी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। किससे होता था, मेसोपोटामिया से होता था। और हड़प्पा की मोहर किस जगह से मिली है, तो दो जगह से मिली है। और किससे मिली है, तो आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये बैलगाड़ी है। क्या है, ये बैलगाड़ी है जी। अभी तक क्या हुआ था, पहिए को गति नहीं दी गई थी। क्या था, जो वस्तुएं थी क्या था, एक बैल से लाते थे, गधों या जो खच्चर होते थे उनसे लाते थे। मतलब क्या था, अभी पहिए को गति नहीं दी गई थी। क्या था, पहिए को अभी गति नहीं दी गई थी। ये
ये खिलौना है, जो बैलगाड़ी दिखाई गई है खिलौने आकार में दिखाई गई है। अभी तक इसका क्या होता था, अभी इसका पहिए को गति नहीं दी गई थी। यहाँ देखते हैं, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी क्या करते थे, तांबे का आयात करते थे। मतलब भारत के राजस्थान से भी तांबे का आयात करते थे, और पश्चिम एशियाई देश कौन सा, ओमान से भी क्या करते थे, तांबे का आयात करते थे। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु क्या थी, टिन। टिन का आयात कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान से भी करते थे और ईरान से भी करते थे। किसका, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का प्रयोग कहाँ से करते थे, ये ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। जो क्या कहाँ से करते थे। और सोने का आयात मैंने बताया था आपको, जो कोलार कर्नाटक की खान है वहाँ से क्या करते थे, ये सोने का आयात करते थे। और बहुमूल पत्थर का आयात कहाँ से करते थे, जो बहुमूल पत्थर होता था उसका आयात कहाँ से करते थे, तो गुजरात से आयात करते थे, ईरान से आयात करते थे और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा, तो मैं आपको बता दूं, क्या तुम्हें बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन, मैंने आपको बताया कि हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे। हमें ज्ञात नहीं क्या वो दिखाया। अभी तक क्या था, मैंने बताया था कि पहिए को गति नहीं दी गई थी, और इसमें आपको बताया जाएगा। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। नगर में रहने वाले लोग, नगर में रहने वाले के लिए भोजन, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी होती थी। अरे जब स्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो किसान हैं, वो क्या करते थे, खेती करते थे। खेती से क्या होता था, अनाज पैदा होता था। तो ऐसा ही है इसमें। तो नगरों के अलावा लोग गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, कुछ लोग व्यापार करते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाही शहर में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को क्या करते थे, खाने के सामान देते थे। जो किसान थे वो किनको देते थे, वहाँ के जो शासक थे, लेखक थे, लेखकों को या दस्तकारों को, मतलब व्यापारी थे आते जाते थे, उनको क्या देते थे, खाना। वहाँ के जो लोग रहते थे उनको क्या देते, खाना प्रोवाइड किया जाता था, खाना देते थे। ये किसके द्वारा होता होगा, अरे राजा के आदेश के द्वारा तो होता होगा। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, मतलब 9 फसलों का ज्ञान था उनके लिए। कितने फसलों का ज्ञान था, लगभग 9 फसलों का ज्ञान था। जैसे गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों और आपके तरबूज, राई और खरबूज जैसे उगाते थे। आज भी खरबूज उगता है और पहले भी खरबूज उगता था। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के लोग हड़प्पा काल के जो हल तो नहीं बचे, लेकिन लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। जैसे ये हल देख सकते हैं आप, कैसा है, ये लकड़ी के आकार का है। और ये कैसा है, नुकीला है, नुकीला हल है। और ये क्या है, खिलौना है। ये ऐसा माना जाता है जो हल था वो ऐसा होगा। इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। क्या करते थे, पानी को, जो बरसात का पानी होता होगा उसमें क्या होता होगा, इकट्ठा होता होगा बांध के द्वारा। और फिर किस में यूज किया जाता होगा उस पानी को, तो उसमें किसको यूज किया जाता होगा, तो पानी सिंचाई के लिए यूज किया जाता होगा। पानी सिंचाई के लिए यूज किया जाता होगा, पीने के लिए यूज किया जाता होगा। ऐसा तो होगा कोई, उस समय बोरिंग तो था नहीं जिस समय, इस समय समरसेबल है, नल है, नलकूप है, ऐसा सिस्टम तो होगा नहीं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब भी और चारागाह होते थे। मैंने बताया था आपको, तालाब होते थे इसीलिए होते थे, पानी जो बरसात का पानी होता था इकट्ठा होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। क्या होता था, जैसे मान लो अब गर्मी पड़ रही है, मई जून का महीना है, बारिश नहीं हो रही है और जो पानी था वो खर्च हो गया या यूज हो गया या तालाब सूख गए, तो क्या था, जो चारावाही थे, जो भैंस थी, बकरी थी, जानवर थे, उनको पानी जाने के लिए क्या
पानी पीने के लिए क्या होता था, दूर दूर तक जाना पड़ता होगा। मैंने बताया था कोई नल वगैरह तो था नहीं कि ऐसे कि गए और पानी पियाए या बाल्टी लेके रख दी। मान लो यहाँ नदी होगी, वहाँ पानी व्यवस्था, वहाँ जाते होंगे। तो ऐसा था क्या, जो मवेशियों का झुंड था वो क्या पानी पीने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। फिर आगे चलते हैं। ले जाता था, मैंने आपको बताया जैसे बेर जैसे फल को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। जैसे आज के दौर में मछली में क्या, जो कांटा होता है मछली का, जो कांटा होता है मछली में, उसमें क्या डालते हैं, घैसा डालते हैं, तब मछली पकड़ते हैं। पहले क्या था जो बेर होता था ना, बेर बेर में मतलब कोई लोहे की कील डाली और उसमें क्या किया, छेद किया और बेर हिल गया और पानी में डाल दिया। ये क्या बोलते हैं, बंशी डालते हैं, बंशी। तो वैसे क्या होता होगा, फिर मछली पकड़ते होंगे और हिरन का शिकार करते होंगे। हिरन का शिकार कैसे करते होंगे, जैसे हिरन पानी पीने आया या क्या कहते घास चरने आया, तो उसको क्या कर दिया, उसका शिकार कर दिया, उसको मार दिया, क्या करती थी, शिकार करती थी। अब आइए चलते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। मतलब जो गुजरात के कच्छ इलाके के खादर बेद के किनारे क्या मिला है, धौलावीरा नगर बसा। गुजरात के कच्छ इलाके खादर कौन सा नगर बसा मिला है, तो मैं आपको बता दूं धौलावीरा नगर बसा मिला है। और जो धौलावीरा नगर था उसका जो नगरीयकरण था वो कैसा था, उत्तर और मध्य और निम्न में 3 भागों में बटा हुआ था। मतलब कहीं कहीं क्या था, जैसे जो हड़प्पा था, जो मोहनजोदड़ो था, वो 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। मगर जो धौलावीरा था वो कैसा बटा हुआ था, वो 3 भागों में बटा हुआ था, उत्तर मध्य और निम्न में बटा हुआ था, निम्न में बटा हुआ था। वहां साफ पानी मिलता था, वहां क्या मिलता था, साफ पानी मिलता था। और मैं आपको बता दूं जो धौलावीरा था वो हड़प्पा के स्थलों में कैसा था, सबसे बड़ा स्थल था। कौन सा, धौलावीरा। और धौलावीरा की खोज कब हुई थी, तो 1967 या 68 के करीब जेपी जोशी ने खोज की थी इसकी। किसकी खोज की थी, तो धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो 1967-68 में जेपी जोशी जी ने इसकी खोज की थी। और धौलावीरा का अर्थ क्या था, सफेद कुआं। क्या था, सफेद कुआं। यहाँ पर क्या मिला है, टीले पर एक पुराना कुआं मिला है। अरे जब वहाँ पर कुआं मिला हुआ, जब कुआं मिला है तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पानी मिलता होगा, पानी की कुआं होंगे। और जब पानी की कुआं होंगे तो वहाँ पर खेती भी अच्छी होती होगी और वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, उपजाऊ होगी। यही तो होगा जब पानी की व्यवस्था है किसी जगह तो। और मैंने आपको बताया जो धौलावीरा था वो 3 भागों में बटा हुआ था, निम्न में, मध्य में और निचले में। और धौलावीरा से कुछ प्राप्त भी हुआ है, कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जैसे स्टेडियम भी, अभिलेख भी, और नेवले की पत्थर की मूर्ति, मतलब नेवरा, नेवरा क्या होता है, नेवरा। और विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है, विशाल जलाशय मतलब वही तालाब वगैरह प्राप्त हुआ है। तो आइए बात करते हैं कच्छ के इलाके में खादर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था, ऐसा ऐसा मतलब जाना जाता है कि जब वहाँ पर क्या है, ट्यूबवेल, जो वहाँ पर कुआं भी है, बड़ा जलाशय है, तो जाहिर सी बात है। और जमीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। कैसे, जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे, मैंने वही बता दिया, सारा कुछ यही है। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था और हर हिस्से के 4 ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कैसी, हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। कैसे थे, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। कैसा था, खुला मैदान था। ऐसा मालूम पड़ता है या वहाँ क्या होता होगा, सार्वजनिक कार्यक्रम होता होगा। कैसा होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम होता होगा। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों को पत्थर में गोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। किसमें, लकड़ी में जड़ा गया।
ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन क्या मिला है, धौलावीरा से क्या मिला है, जो हड़प्पा लिपि की बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है, पत्थरों पर गुदा हुआ पाया गया है। और इन अभिलेखों को किसमें, संभवतः लकड़ियों में जड़ा गया था। पत्थर की जो पत्थर पर लिखा गया था वो किसमें जड़ा गया था, लकड़ी में जड़ा गया था। किसमें, लकड़ी में जड़ा गया था। और गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्या था, लोथल तो क्या बसा था, बनावली जो धौलावीरा था वो भी गुजरात में बसा हुआ था, और आपका जो लोथल था वो भी क्या बसा था, गुजरात में बसा हुआ था। और ये कहाँ बसा हुआ था, ये खंभात की खाड़ी में बसा हुआ था, साबरमती की नदी के किनारे। और जहाँ क्या मिलता था, कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता होगा। जब किसी चीज़ की उपलब्धता है तो वो चीज़ आसानी से मिल सकती है ना। और वो क्या है, समुद्र के किनारे है। यहाँ पत्थरों, शंखों तथा धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगर में एक भंडार गृह भी था, और इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन तथा मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिली है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, बंदरगाह भी है यहाँ पर। ये क्या है, जो लोथल था वो क्या था, एक बंदरगाह भी था, और यहाँ था एक बड़ा तालाब, लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी, और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। क्या होता हो, माल उतारा चढ़ाया जाता होगा। और लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसको, लोथल को। और मैं आपको बता दूं लोथल की खोज कब हुई थी, तो एस.आर. राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। और ये कहाँ पर बसा हुआ था, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पर गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है, बंदरगाह भी था, जल प्रबंधन व्यवस्था थी, और आपके अगनकुंड भी होता, अगनकुंड भी था, मनके का कारखाना भी था, और रंगाई कुंड भी था, अगिन कुंड भी था। आपकी आटा पीसने की पत्थर की चक्की भी प्राप्त कहाँ से हुई थी, ये आपकी धौलावीरा वहाँ से लोथल से प्राप्त हुई है। और चावल के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। और मिट्टी के बनी नाव भी कहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपकी लोथल से प्राप्त हुई है। और यहाँ से मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं, काले व लाल रंग के सर्वाधिक मृतभांड प्रचलित थे और वहाँ से मिले हैं ये। और लोथल के मृतभांड पर कैसा था, पंचतंत्र जैसी कहानी लिखी पाई गई है। कैसी कहानी, पंचतंत्र की कहानी लिखी हुई पाई गई है। जाहिर सी बात है, जब कोई बंदरगाह है, मान लो गुजरात का बंदरगाह है, या आपका मुंबई में बंदरगाह है, या आपका आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है, तो जब चीज़ का आदान प्रदान हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो कुछ तो होगा ना वहाँ पर, कुछ तो चीज़ ऐसी होगी छूट जाती होगी, थोड़ा बहुत तो ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही रहा होगा कुछ लोथल में, जो वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। किस किस के, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। आटा पीसने की चक्की पत्थर की है, आज भी आटा पीसने की चक्की है, क्या बोलते हैं उसको, चकिया बोलते हैं। 4700 साल भी चकिया का यूज होता था, और आज भी कहीं कहीं होता है, जैसे दाल पीसने के लिए यूज किया जाता है पत्थर की चाक से। अभी ग्रामीण क्षेत्र में अब भी है, शहरी क्षेत्र में ना हो, मगर ग्रामीण क्षेत्र में अब भी है। यहाँ पर इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का कारखाना, मैंने आपको बता दिया, पत्थर के टुकड़े और अधबने मनके के बने कार वाले उपकरण और तैयार, मैंने बता दिया आपको। और ये क्या होती थी, मैं आपको बता दूं, मोहरबंदी, जब कोई चीज़ वहाँ से जाती होगी बंदरगाह से, तो क्या लग के जाता होगा, ठप्पा लग के जाता होगा, मोहरबंदी छाप लग के जाती होगी। और इससे क्या साबित होगा कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुई है, या किसी ने माल को क्या छेड़ा नहीं है, आपका माल कैसा है, सुरक्षित पहुंच गया है आपके पास में। यही तो होता है मोहर का मतलब। तो ऐसा ही दिखाया गया है कि मोहर का अर्थ क्या है, मोहरबंदी क्या थी। आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि मोहरबंदी क्या है,
तो मोहरबंदी का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। मैंने आपको बताया थैलियों को बंद करने के बाद में उन पर मोहर पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर क्या लगा दिया जाता था, ठप्पा लगा दिया जाता था, मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को क्या कहलाते हैं, मोहरबंदी कहलाती है। क्या कहलाती है, मोहरबंदी कहलाती है या मोहरबंदी कहते हैं। अगर आप छाप टूटी हुई नहीं होती है तो ये साबित होता है कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। अगर मोहर टूटी हुई है तो क्या होता था कि आपकी जो सामान के साथ छेड़खानी हुई है, आपका माल निकाला गया है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आ गई। क्या हुआ कि बाढ़ आ गई। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आ गई। क्या मानना है कि बाढ़ आ गई। कुछ बोलते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो सभ्यता नष्ट हो गई या हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विदेशी मत कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुई थी, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। और सबसे ज़्यादा जो तथ्य माना गया है वो माना गया है कि बाढ़ के कारण क्या हुई थी, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। और जो बाढ़ आई थी वो काफ़ी मतलब वैसी आई थी जिसके कारण क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। और ऐसा माना जाता है जो बाढ़ आई थी कैसे आई थी, सात स्तर की बाढ़ आई थी। इसके कारण क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। और ये सर्वाधिक मत है वो यही क्या माना जाता है। और जो कालीबंगा था वो ऐसा माना जाता है कि भूकंप के कारण कालीबंगा क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। तो यही महत्वपूर्ण तथ्य माना गया है। और देखते हैं 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव होने को देखने को मिलता है कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश होता गया, मतलब ऐसा माना जाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारा व घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र है जो, और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद इसके मतलब 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में 5वें और 8वें अध्याय में देखेंगे। और कुछ क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि जो पिंड होता था, जो पिरामिड होता था, उसमें क्या होता था, इस सबको दफनाया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि उनके साथ क्या रखा जाता था, उनको जो प्लास्टिक की, आपने जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसाई होते हैं, उनमें देखा है आपने कि काठ की वो होती है, उसमें सबको रखा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, मिमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिमी बोला जाता है। और उसमें क्या होता है, बॉडी लगभग 10 साल 20 साल कैसी होती है, ऐसी की ऐसी बनी रहती है, जैसा ऐसा बताया गया है। आपने एटलस में मिस्र क्या था, नील नदी के आसपास बड़े इलाकों में छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। अच्छा, लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरा जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें क्या कहा जाता है, पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजा के मरने के बाद उनको क्या जाता था, उनको दफनाया जाता था। किसमें, पिरामिड में दफनाया जाता था। और इन सबको क्या कहा जाता था,
मिमी कहा जाता था। इनके शवों के साथ अनेक चीज़ें भी दफनाई जाती थी। ऐसा माना जाता था कि उनकी मरने के बाद खाद्यान्न की क्या हो, व्यवस्था हो। जैसे आज भी क्या है, जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या होते हैं कि हिंदू क्षेत्र में तो ऐसा होता नहीं है, उसको जलाया और बस हो गया काम तमाम। मगर मुस्लिम क्षेत्र में क्या है, जैसे कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो क्या रख के आते हैं, उसको जंगल को लोटा रख के आते हैं, या आपकी इस बोतल रख के आते हैं, थाली भी रख के जाते हैं। अरे हमारे पास में ही कब्रिस्तान है, ऐसा देखा है कई बार। क्या माना जाता है कि हाँ, कि मरने के बाद भी उनको क्या किया जाए, भोजन की व्यवस्था हो करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। ऐसी कल्पना के आधार पर रखा जाता है। और ऐसा ही इसमें बताया गया है कि इनमें खाद्यान्न जैसे पेय पदार्थ, मतलब कोई लोटा रख के आए पानी के लिए कि पानी कहाँ से पियेंगे मरने के बाद में, कपड़ा भी रख के आते हैं। कोई कोई इतना अंधविश्वास हो जाता है कि गहने भी रख के आता है। कोई कोई ऐसा होता है कि वाद्य यंत्र भी, जैसे कोई सारंगी बजाता था तो उसको सारंगी रखा है। हाथिया का था, जानवर भी शामिल है, मतलब कोई क्या 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 होता था, जानवर भी बांधा के आते थे कल्पना के आधार पर। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफनाया जाता था। मतलब जो उसके सेवक सेवकाएं थे, मतलब जो उसके उनकी सेवा करते थे, उनको भी जिंदा दफना दिया जाता था। किसके साथ में, राजा के साथ में। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कहाँ पर, शव दफनाने, इतिहास में, दुनिया के इतिहास में शव दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में क्या होता था, सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। वो दिखाई दे ही रहा है यार, क्या क्या होता था। जैसे खाद्यान्न, मतलब खाने का सामान, जल, वस्त्र, गहने, कपड़ा, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर, सभी को रखा जाता था। और यहाँ तक कि किसको रखा जाता था, सेवक और सेवकाओं को रखा जाता था। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मिस्र में ऐसा है। तो ये तो थी आपकी हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक नगर की कहानी। किसकी, आरंभिक नगर की कहानी। और साथियों मैं आपको बता दूं, जो एंशिएंट हिस्ट्री 6 के जितने भी पार्ट के क्वेश्चन है वो आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको इसमें क्या कराई गई, व्यवस्था ये क्या कराई गई, संदर्भ सहित व्याख्या कराई गई है, मैं आपको बता दूं। और इसमें भी क्वेश्चन को बताया गया है, क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं। जैसे बताया गया है कि पुरातत्वविदों को कैसे कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो मैंने आपको बताया था, जो वहाँ चांदी के आभूषण होंगे, ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो चांदी के आभूषण थे उनको कपड़े में लपेट कर रख दिया होगा, सूत के कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट कर रख दिया होगा। कैसे कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट कर रख दिया होगा। और वो क्या ऐसा ही रखा रह गया होगा। तो जो चांदी की, सोने के जो आभूषण मिले उन पे क्या मिला है, सूती कपड़े का क्या मिला है, निशान मिला है। फिर सुमेलित करते हैं ये। मैंने आपको बताया था तांबा कहाँ से आयात होता था। आपका मान लो सोना कहाँ से होता था, यह आपका कर्नाटक से होता था। सोना कहाँ से होता था, कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था, गुजरात से होता था, गुजरात से होता था। टिन का आयात कहाँ से होता था, तो आपके अफगानिस्तान से होता था। टिन का आयात कहाँ से होता था, अफगानिस्तान से। आपके राजस्थान से क्या होता था, तांबा आयात होता था। हड़प्पा के लोग, आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। तो मैं आपको बता दूं क्यों महत्वपूर्ण थे। क्योंकि जो धातुएं थी, पुरातत्वविदों को धातुओं की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली। जैसे तांबा, कांसा, सोना, चांदी। और तांबा और कांसे की क्या मिले, औजार भी मिले, हथियार भी मिले, और सोना चांदी के गहने भी बने हुए क्या मिले या बनाए जाते होंगे। सोना चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य
लिपिक करते थे। क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, लिपिक करते थे, किसान थे, खाना प्रोवाइड कराते थे और वे मोहरों पर लिखते थे। और शायद अन्य चीज़ों पर जो लिखते होंगे वो जो बच नहीं पाई हैं। और जो पहिया पहिया सामान को जो पहिया था वो क्या होता था, सामान को ढोने और यातायात के रूप में पहिया वाहनों का क्या उपयोग किया जाता था। और हल का प्रयोग खेत जोतने और बीजों की बुवाई के लिए किसका प्रयोग होता था, हल का प्रयोग होता था। और क्या था, जो पहिया मिला है ऐसा माना जाता है, मैंने आपको बताया था कि पहिए को क्या गति नहीं दी गई थी, मगर ऐसा जाता है कि जो पहिए पहिए पर क्या करते थे, सामान रखकर किसी किसी के द्वारा उसको ले जाया जाता था। क्या, पहिए पर सामान रखकर ले जाया जाता था और हल्के हल्के क्या दी जाने लगी, पहिए को गति दी जाने लगी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस अध्याय में पकी मिट्टी जो टेराकोटा से बनी बने सभी खिलौने की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन से खिलौने को ज़्यादा पसंद किया। मैंने आपको बताया था कि जो क्या थे, जैसे खिलौना गाड़ी मिली है, गुड़िया भी मिली है, और ये बैल की, भैंस की, सुअर की आदि भालू की क्या बनी है, आकृति मिली है। और चिड़िया की जो जो चिड़िया की आकार की क्या मिली है, सीटी भी मिली है। और खिलौना का हल भी मिला है जो दिखाया था, मैंने आपको बताया था। और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा के किसान तथा पशुपालक का जीवन क्या था, किसानों से भिन्न था। अरे, जो राजा था वो किसान था, कैसा था, जो किसान था वो कैसा था, तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालक की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। जो पशुपालक थे वो तो आपके मतलब भैंसों को चारागाह बोला जाता है, मतलब जानवरों को पालते थे। और जो किसान थे वो फसलों का उत्पादन करते थे। और दूसरा क्या था, जो हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरण जैसे हल आदि का भी प्रयोग करते थे। किसान क्या थे, हल का यूज करते थे, मगर जो पशुपालक थे वो कम खेती करते होंगे, ऐसा तो माना जाता है। और ऐसा ही बताया गया है कि हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में, जो मतलब पहले के किसान थे, उनकी तुलना में विभिन्न उपकरण जैसे हल आदि का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। हल आदि का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों द्वारा नगरों में भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे, मतलब पहले के किसान ही ऐसा नहीं करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दे। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी है। इन इमारतों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये तो जैसे आपके मतलब जैसे दिल्ली की मतलब जामा मस्जिद है, बहुत सारी इमारतें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है। आइए अब देखते हैं कुछ ये जो शब्द यूज हुए हैं, उपयोगी शब्द है। जैसे नगर, नगर दुर्ग का मतलब चार दीवारी। शासक का मतलब राजा था। लिपिक का मतलब जो मोहर का मतलब गोदता था, मोहर पर लिखता था। मोहर मतलब जो ठप्पा लगाते हैं, सील बंद करते थे। शिल्पकार जो मतलब क्या होता था, शिल्पकार जो होता था मतलब कारीगर होता था। धातु और विशेषक क्या होता था, विशेष प्रकार की चीज बनाना या एक अन्य। विशेषज्ञ क्या होता था, विशेष चीज़ों का निर्माण करना। कच्चा माल क्या होता था, किसानों द्वारा और प्राकृतिक प्राकृतिक द्वारा पाए जाना कच्चा माल। हल क्या होता था, हल जमीन को जोतने का साधन था। सिंचाई क्या थी, मतलब सिंचाई का मतलब खेती करना, पानी लगाना खेत में। कुछ तिथियां महत्वपूर्ण है, ये कुछ तिथियां जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले होती थी। और नगरों का आरंभ कब हुआ, 4700 साल पहले क्या हुआ, नगरों का आरंभ हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई, 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास कब हुआ, 2500 साल पहले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी। तो ये तो थी आज की आरंभिक नगर के बारे में पूरी पार्ट की अध्याय 3 की जानकारी। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद
आती है तो लाइक करें। अरे पसंद तो आएगी, इतना कुछ होने के बाद भी पसंद नहीं आएगी तो कैसे आएगी। साथियों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।